नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का जो BSSC सीरियल 4 का जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे। इसके पहले आप लोग देख लीजिएगा, सेट नंबर 1 से सेट नंबर 9 तक सारे सेट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का प्रथम बार जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि संसद किसको बोलते हैं। तो संसद जो है, भारतीय संसद जो है हमारा, वो राज्यसभा और लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर तब हमारे भारतीय संसद का निर्माण होता है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती और ये एक अस्थाई सदन है, मतलब इसका विघटन नहीं होता है। और ये भी याद रखिएगा कि इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल के बाद, ठीक है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक। चलिए सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। कब देता है बताइए? एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में भारत जो होता है वो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना अभिभाषण देता है। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने का जो नियंत्रण है वो किसको है बताइए? महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नहीं है और भारत के वित्त मंत्री इनको भी नहीं है, अधिकृत मंत्री इनको भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि ये जो संचित निधि होती है ये संसद के नियंत्रण में होती है, ठीक है। और संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती है जब तक कि संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इससे संचित निधि से धन निकालने का अनुमति प्रदान करती है, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, ठीक है। तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली थी 13 सितंबर 2005 को और इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 से, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो ये जो अधिनियमित किया गया था ये 1980 से अधिनियमित किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। 25 अक्टूबर 1980 से ये जो अधिनियम है वनों के संरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियमित किया गया था, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, ठीक है। तो ये जो भत्ते होंगे, उपलब्धियां जो होंगी वो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158 3 क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, ठीक है। चलिए जो अनुच्छेद वगैरह मैं बताता हूँ डिस्कशन में उसको नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना जो होती है वो किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होगा वो राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) में ये आपका प्रावधान है, ठीक है। चलिए, भारत में चलित न्यायालय संचालित कराने का श्रेय
किनको जाता है? तो भारत में चलित न्यायालय संचालित कराने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये शुरू हुआ था, पहला जो चलित न्यायालय था वो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात ज़िले में स्थित पुन्हाना में, ठीक है, वहाँ से इसका उद्घाटन किया गया था। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो KG बालाकृष्णन थे। और इस कार्य का उद्देश्य ये रहा है कि सुदूर और पिछड़े इलाकों तक भी न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुँचे। ठीक है, तो इसका श्रेय जाता है भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1968 में। ठीक है ना, 1968 में चौथी लोकसभा का कार्यकाल था और उस समय लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और बाद में जो है लोकसभा में हुआ और 1969 में लोकसभा में पारित भी हुआ, लेकिन राज्यसभा में निलंबित रह गया और फिर चौथी लोकसभा का विघटन हो गया। तो फिर बाद में जाकर ये विधेयक जो है हमारा व्यापगत हो गया। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो सर्वाधिक संकेंद्रण अनुसूचित जाति का पूछ रहा है, तो कहाँ है? तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस मैदान में जो मिट्टी बहुत उपजाऊ पाई जाती है, जल आपूर्ति भी अच्छी है, अनेक प्रकार के फसल उगाने के लिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त है। तो यहाँ मजदूरों की मांग बहुत अधिक है, तो और इसलिए सर्वाधिक संकेंद्रण जो है यहाँ पर इंडो गैंगेटिक मैदान में अनुसूचित जाति का है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है भारत का किसको? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, पश्चिमी घाट में जैव विविधता सबसे अधिक है, इसलिए इसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसके साथ इजराइल की सीमा साझा होती है? तो इजराइल की सीमा साझा होती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? तो प्रशांत महासागर की जलधारा इसमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो ये जो कनारी धारा है ये प्रशांत महासागर की नहीं है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक, बाकी जो सुसीमा धारा है या जो क्यूराइल है, हम्बोल्ट है, ये सब प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु किन राज्यों ने आपस में समझौता किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने आपस में समझौता किया है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी भूजल रिचार्ज योजना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू किया गया है किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य है शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और तिरंगे को प्रांजल श्रद्धांजलि अर्पित करना। ठीक है, ध्यान रखना है। सिरुई लिली उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सिरुई लिली जो उत्सव है वो मणिपुर में मनाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। ठीक है, और यह जो महोत्सव है पारिस्थितिक पर्यटन तथा जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, 17वां देख लीजिए, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति जो नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी जी को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति इनको बनाया गया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में स्थापित हुआ उसको किसने स्थापित किया था? तो सम्राट कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, और नष्ट किसके वजह से हुआ? तो बख्तियार खिलजी ने इसको 12वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए, हाल ही में श्रीला गणेशन का अपने राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हो गया। वो किस राज्य के राज्यपाल थे? ठीक है, तो ये जो राज्यपाल थे वो नागालैंड के राज्यपाल थे। ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल थे, और 15 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया। ठीक है,
ये ध्यान रखना है आपको। मणिपुर के राज्यपाल भी रहे हैं पहले, 2021 से 2023 तक ये रहे हैं मणिपुर के राज्यपाल, लेकिन अभी जब इनका निधन हुआ है तो ये नागालैंड के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए संविधान क्लब ऑफ इंडिया के नए सचिव के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो संविधान क्लब ऑफ इंडिया के नए सचिव के रूप में निर्वाचित हुए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। ठीक है, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही नेता संजीव बालियान को हराकर इस पद का चुनाव जीता है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका जो 9वां सदस्य बना है वो अल्जीरिया बना है। ठीक है, और ध्यान रखना है। और 10वां सदस्य जो बना है वो उज़्बेकिस्तान बना है। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका मुख्यालय जो है वो चीन के शंघाई में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखिए, हाल ही में जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो राज्य बना है हमारा प्यारा बिहार बना है। ठीक है ना, और बिहार ने तैयार किया है गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज़ ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें राज्य के सभी नदियों, तालाब, झीलें और आर्द्र भूमियों के बारे में विस्तृत जानकारी मानचित्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, 22वां प्रश्न देख लीजिए। 22वां देख लीजिए कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत में। ठीक है, और 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का हुआ ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया और 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में होने वाला है वो हमारे प्यारे देश भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक है, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं ध्यान रखिएगा, 11 सदस्य देश हैं ब्रिक्स में। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 देख लीजिए, किस देश में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया? तो यह जो आयोजन किया गया बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास का डेजर्ट फ्लैग का जो आयोजन किया गया ये यूएई में किया गया और ध्यान रखना है इसको, इसमें भारत सहित कई देशों की सेनाओं ने भाग लिया था। ठीक है, 24वां प्रश्न देख लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष जो है 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांत को इसमें स्मरण किया जाता है। ठीक है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 का जो थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका थीम था, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 देख लीजिए, 2025 में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था भारत के हैदराबाद में। ठीक है ना, हैदराबाद में इसको किया गया था और इस खिताब को यानी कि 72वें मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री ने जीत लिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 26वां प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रोमानिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो उनका नाम है निकोसार डैन। ठीक है, निकोसार डैन जो है रोमानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और रोमानिया की जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है भूटान। ठीक है, भूटान जो है पहला ऐसा देश बना है जिसने पर्यटकों के लिए क्रिप्टो आधारित भुगतान प्रणाली की सुविधा को अपनाया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए भूटान ने जो है भूटान बिनेंस पे और भूटान के डीपे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला है? तो ये नई दिल्ली में अपना दूतावास हाल ही में खोला है किसने? होंडुरास ने। ठीक है, होंडुरास, और होंडुरास जो है इसकी राजधानी है तेगुसिगल्पा, याद रखिएगा, और होंडुरास की मुद्रा है लेम्पीरा। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 29वां। ठीक है, क्या है? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि भार में कोई परिवर्तन होने वाला
नहीं है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। चलिए, सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को जो मिला था वो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको मिला था। ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भी, आंसर हो जाएगा बी। और यह जो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव जो था सीवी रमन के द्वारा बताया गया, तो इसको ये बताता है कि किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरने वाले प्रकाश पर गुजरने पर प्रकाश अपनी तरंगदैर्घ्य कैसे बदलता है, जिससे उस पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 देख लीजिए। माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। तो इसमें जो है एक दिया है आपको इंटरफेरोमीटर। ठीक है, इंटरफेरोमीटर, इसका मिलान क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, ए का 4 हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर से हम लोग विद्युत विभवांतर मापते हैं तो 2 हो जाएगा। कैलोरीमीटर से हम लोग विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापते हैं और रूलर से हम लोग लंबाई माप लेते हैं। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। चलिए, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित कर देती है? ठीक है। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित कर देती है। किसी वस्तु का रंग जो हम देखते हैं वह उस प्रकाश का रंग होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है। जब प्रकाश के सभी रंगों को कोई वस्तु अवशोषित कर लेती है तो काली दिखाई देती है, और सभी रंगों को अगर परावर्तित कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है ना, इसके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है। और प्रकाश तरंग है या रेडियो तरंग है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्वनि तरंगें जो होती हैं ये यांत्रिक तरंगें होती हैं जो माध्यम में कणों को संकुचित और विस्तारित करके माध्यम से यात्रा करती हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? तो ऊष्मीय विस्तार का इसमें उदाहरण जो है हमारा कौन सा है बताइए? सबसे पहले समझिए कि ऊष्मीय विस्तार क्या है। तो ऊष्मीय विस्तार एक घटना है जहाँ तापमान में बदलाव के कारण पदार्थ फैलती या सिकुड़ती है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे वे अधिक गति और कंपन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे धातु की छड़ का तापमान बढ़ना, ठीक, और हवा से भरे गुब्बारे का फैलना भी तापीय प्रसार का एक उदाहरण है। तो पहला हमारा हो जाएगा, और एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, ये भी ठीक है। गर्म होने पर एक तरल उबलता है, ये भी ठीक है। तो तीनों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना? डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक आंसर हो जाएगा। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है तनुकरण पर घटती है। पहला ही ऑप्शन ठीक है, तनुकरण पर घटती है। तनुकरण से विद्युत अपघट्ट के आयनों की सांद्रता कम हो जाती है जिससे विद्युत अपघट्ट की चालकता घट जाती है। ठीक है। तनुकरण का अर्थ क्या है? कि विलयन में विलायक की मात्रा का बढ़ना। ठीक, जब विलायक की मात्रा बढ़ती है तो विद्युत अपघट्ट के आयन फैल जाते हैं जिससे प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, और आयनों की संख्या जब कम हो जाती है तो चालकता भी कम हो जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 देखिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको अपघटन कहते हैं। ठीक है, उसको अपघटन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रक्रिया है ये पोषण चक्र का एक बहुत आवश्यक भाग है। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 देख लीजिए। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है। कैसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। ठीक है।
और विलयन की सांद्रता आप लोग जानते होंगे कि दो प्रकार की होती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्रित विलयन कहते हैं। ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है वो फ्लोरीन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? ठीक है, तो ऐसा उत्तोलक जिसमें आयास, आलम्ब एवं भार के बीच होता है। ठीक है, तो आयास जो होता है वो आलम्ब और भार के बीच होता है, तो इसमें जो यांत्रिक लाभ है वो 1 से कम होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 40 नंबर। अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो अल्कोहल परीक्षण के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के यौगिक का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और चलिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ए नंबर में ही दिया हुआ है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देख लीजिए, निम्न में से किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एल्युमिनियम लवण, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो पोटास फिटकरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और रक्त के स्राव को रोकने के लिए। ठीक है, इसको एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट, इसका पूरा जो IUPAC नेम है वो एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो बताइए कि ये जो एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रा बताइए, देखें कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, प्रश्न संख्या 42 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होता है, नहीं। ठीक है, तो दूसरा ही हमारा दिख गया गलत, ये वाला हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुवी चमक पाई जाती है? तो वो अधातु जिसमें धातुवी चमक पाई जाती है वो पाई जाती है आयोडीन में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि आयोडीन। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 44 देख लीजिए, और सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है सामान्य शरीर में वो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन ही उपस्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या, ऑक्सीजन ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बाद कार्बन पाया जाता है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। लगभग 65% सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और 18% उपस्थिति होती है लगभग कार्बन की। तो ऑक्सीजन होता है सबसे ज़्यादा, कोई कन्फ्यूजन मत पालिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 45 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं में शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं, ये तो सही बोल रहा है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सबसे हल्की धातु सोडियम है, नहीं, सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं है। तो ये जो तीसरा कथन है ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु जो होती है वो कौन होती है? वो होती है लिथियम। ठीक है ना, और सबसे भारी धातु ओस्मियम, वो करेक्ट है। चलिए, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ठीक है, तो चौक पाउडर को अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण की विधि द्वारा पानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग नहीं बल्कि सब मिला के हम लोग कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न देख लीजिए। 47वां प्रश्न है कि जीन क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जो जीन है वो क्या है, बताइए। तो जीन जो है डीएनए का एक अनुक्रम है जिसमें एक कार्यात्मक अणु, आमतौर पर एक प्रोटीन या आरएनए अणु के निर्माण के निर्देश रखे होते हैं। ठीक है, और डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन कोड करता है, तो यही हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता?
ठीक है। तो ये फाइबर जो होता है यही वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको मनुष्य द्वारा पचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आंतों के माध्यम से चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करता है। ठीक है। ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम रखता है। ठीक है। इसलिए ये सब खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी के लक्षण हैं? तो जब पत्तियों का रंग जो है वो पीला पड़ने लगे तो समझिए उसमें आयरन की कमी है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, फलों को मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज। याद होगा आप लोगों को, फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है और सबसे मीठी शर्करा ये मानी जाती है। दूध में लैक्टोज पाई जाती है और माल्टोज जो है वो हम लोग अनाज से प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 देख लीजिए, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? ठीक है। तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसायनिन होता है, करेक्ट है। लाल मिर्च के लाल होने के कारण कैप्सेसिन होता है, करेक्ट है। और पपीते के पीले रंग का कारण सोलनिन होता है, नहीं, गलत है। डी नंबर हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये सेंटेंस जो है वो गलत है, क्योंकि पपीते का जो पीला रंग है वो कैरिकाजेंथिन की वजह से होता है, ना कि सोलेनिन की वजह से। ठीक है। चलिए 52वां प्रश्न देखिए, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? डायफ्राम के उपस्थिति के कारण। ठीक है। ये जो डायफ्राम होता है दोनों उड़ते हैं, लेकिन चमगादड़ जो होता है ना उसमें डायफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, पक्षियों का जो वायु कोष्ठ जो पाया जाता है उसके वजह से पक्षियों के शरीर का जो वजन है कम हो जाता है और उनको उड़ने में बड़ा ईजी रहता है, आसानी रहती है। प्रश्न संख्या 53 देख लीजिए, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो LTH, याद रखिएगा LTH यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है। और ये दूध स्राव उत्पन्न कराने में बड़ा मददगार होता है। 54वां देख लीजिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पित्त जो होता है ना वो वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है। और पित्त जो होता है ना वो थोड़ा कड़वा पदार्थ होता है और ये जो हमारी यकृत है, लीवर है, उसमें वो निर्मित होता है और फिर जाके पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। और ये वसा का पायसीकरण करता है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे पाचन में। ठीक है। चलिए 55वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? ठीक है। तो लोक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। देखिए ये जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होने की संभावना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, डी नंबर। ठीक। बजट घाटे को पाटने के लिए नई मुद्रा के सृजन का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट छापकर उसे बाजार में जारी कर देना। इससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक स्फीतिकारी प्रभाव लाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 देख लीजिए, हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था? तो हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में जो नहीं पाया गया था वो सार्वजनिक अस्पताल नहीं पाया गया था, बाकी सब तो पाए ही गए थे। आवास गृह, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक स्नान गृह, यह सब तो पाया ही गया था। प्रश्न संख्या 57 देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री का जो विवाह करवाया था वो वाकाटक वंश में करवाया था। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती गुप्त और उसका जो विवाह हुआ था वो वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया गया था। ठीक है। कर्नाटक में मुख्य रूप से बदामी और ऐहोल में चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं डैश के संरक्षण में बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी चालुक्यों के संरक्षण में बनवाई गई थी। ठीक है। बदामी और ऐहोल में चट्टानों को काट कर जो गुफाएं बनाई गई थी वो चालुक्य वंश के संरक्षण में बनाई गई थी। ठीक है। और ये जो गुफाएं थी वो मुख्य रूप से 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुई थी और उसमें बहुत अद्भुत वास्तुकला देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या
59 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला गया था 1687 ईस्वी में। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कुतुब शाही वंश के शासन को समाप्त करने के लिए 1687 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया। ठीक है, और बहुत मजबूत व्यवस्था थी, रक्षा व्यवस्था किले की, फिर भी मुगलों ने अंततः इसको जीत लिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जैसे ही खुदाई खिदमतगार आपको दिखे तो इसका आंसर आप मान लीजिएगा कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और ये जो संगठन था खुदाई खिदमतगार, इसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्होंने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 61 देख लीजिए, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद ये लोग 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ वहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 62 देखिए, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने स्थापना की थी 1932 में। ठीक है, याद रखना है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। ठीक, 63वां प्रश्न देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था, बिल्कुल किया था। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था, ये भी करेक्ट है। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, नहीं, ये गलत है। तो सही बताना है आपको, तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि कथन नंबर ए और बी हमारा सही है, तीसरा जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ आर्द्र भूमि है, दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है, तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहाँ है? तो ये देखिए कर्नाटक में ही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आसन बैराज कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। पाला वेटलैंड मिजोरम में, उधवा झील झारखंड। चारों आपको याद रख लेना है। आर्द्र भूमि अंक कर्नाटक में, आसन बैराज उत्तराखंड, पाला वेटलैंड मिजोरम, उधवा झील झारखंड। ठीक है, ऑप्शन इसका मिला लीजिएगा। ऑप्शन मैंने आपको बताया क्या, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ आप लोग आ जाइए और इसका ऑप्शन हम लोग यहाँ मिला लेते हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरेमिनीफेरा। तो उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद हैं? तो प्राथमिक उत्पाद इसमें हैं कौन कौन? तो देखिए प्राथमिक उत्पाद जो हैं इसमें आपको 2 और 3 यानी कि साइनोबैक्टीरिया और डायटम। ठीक है, और ये जो कॉपीपोड और फोरेमिनीफेरा हैं ये द्वितीयक उत्पादक हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ही नीलहरित शैवाल कहा जाता है और ये जल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। और ये लोग अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, और डायटम जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म शैवाल होते हैं और ये भी जल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमारा हो जाएगा प्राथमिक आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा 2 और 3, बाकी 1 और 4 नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, 66वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो वो कौन सा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका जो है वहाँ सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है जो सरीसृप के लिए अनुकूल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण स्थल किसके लिए जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण स्थल है वो भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर गर्म पानी के झरने भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, चलिए 68वां प्रश्न देखिए, जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य निम्न में से किस वर्ग के गाँवों का विकास करना है? तो ये जो प्रोग्राम है
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट के जो गांव हैं उनको उनमें सारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, और ताकि सीमावर्ती जो गांव हैं वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में गुणवत्ता आए और उनके जीवन के लिए जो आवश्यक बुनियादी ढांचा है या जो आजीविका के अवसर हैं उनको प्रदान हो सके। सिगिरिया भित्ति चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो सिगिरिया भित्ति चित्रकला पाई जाती है श्रीलंका में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 देख लीजिए। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है कर्नाटक में। ठीक है, बहुत पारंपरिक भैंस दौड़ है और ख़ास करके कर्नाटक में जो तटीय क्षेत्र है वहाँ इसका आयोजन किया जाता है और आमतौर पर धान की कटाई होने के बाद नवंबर से मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है तो अमापा खान मैग्नीज के लिए, किम्बरली हीरा के लिए, मेसाबी लॉयस के लिए, होमस्टेक खान कोबाल्ट के लिए। ये वाला आपका गलत है। ठीक है ना, ये जो है सोने के लिए फेमस है, तो ये जो डी है वो हमारा आंसर सही नहीं है पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा। लेकिन होमस्टेक खान जो है वो सोना के लिए फेमस है और अमेरिका में है ये। ठीक है ना, चलिए बाकी तीनों ऊपर का सही है। 72वां देखिए, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली में निर्मित है? तो इंडो सैरसैनिक शैली में मुंबई स्थित जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, इंडो सैरसैनिक शैली। ठीक है, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में इसको बनाया गया था और 1911 से लेकर 1924 में जाके इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था और ये इंडो सैरसैनिक स्टाइल में इसको बनाया गया है और जो भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय स्थापत्य कला का मिश्रण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73वां हम लोग देखेंगे। भारत की निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो भारत की जो निखत जरीन का संबंध मुक्केबाजी से है। कौन नहीं जानता है, बहुत हमारे देश की शान है निखत जरीन। ठीक है, बहुत सारे पदक ये जीत चुकी हैं, तो हमारा हो जाएगा आंसर क्या? मुक्केबाजी। ठीक है ना। 74वां देखिए, ऑपरेशन ओलिविया निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा से संबंधित है? तो कछुआ के संरक्षण के लिए ये संबंधित है। ठीक है ना, तो ये हमारा कछुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 75वां लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं? तो सहजीवी संबंध के जो उदाहरण हैं इसमें ये हो जाएगा आपका 1 और 4। ठीक है ना, यानी कि शैवाल और कवक और पौधे और जीवाणु। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है, जैसे लाइकेन नाम का जीव में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। ठीक है, और फिर जो आपका जो सेकंड वाला है पौधे और जीवाणु, तो वहाँ आप देखेंगे राइजोबियम की जो कहानी है, वो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और फिर परिवर्तित करके खूब बढ़िया से वो नाइट्रेट में उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो अपना भोजन तो खुद बना नहीं सकता है, तो वहाँ वो रहता है पौधों के साथ में और सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध का मतलब हुआ कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, कुछ मुझसे फ़ायदा आपको हो और आपसे कुछ फ़ायदा मुझे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर 1 और 4। तो ये रहा दोस्तों एडुटेरिया का BSSC का सेट नंबर 10 आप लोगों के सेवा में हाजिर है। आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।